नमस्कार डीडी न्यूज पर मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं से संवाद। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान तेज। राज्य में पार्टी ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ खोला मोर्चा। तनातनी के बीच महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। छठ महापर्व के लिए रेलवे मुस्तैद। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर रेल मंत्रालय की पैनी नजर। दिल्ली में छठ महापर्व को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारी। बनाए जा रहे हैं 1000 से अधिक छठ घाट। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर। 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का लिया फैसला। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में आज भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहाबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान कर दिया है। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। बैठक में आनंद माधव, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, मधुरेंद्र सिंह, राजकुमार राजन, कैसर खान, नागेंद्र पासवान, विकल और कंचना सिंह शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता विपक्षी महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद आज पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है जिससे विवाद बढ़ सकता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर जो पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में विपक्ष के सभी बड़ी नेताओं की तस्वीर गायब है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के विवाद की स्थिति साफ हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार भरेंगे। लोजपा रामविलास पासवान और उससे पहले आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज 4 बड़ी जनसभाएं करेंगे। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में आरजेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वहीं रवि पासवान ने भी राजद के समर्थन के बाद पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।
बिहार के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में भी इंडी ब्लॉक की कलह खुलकर सामने आ गई है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ ऐलान किया है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी और उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से गठबंधन नहीं करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक में कलह जारी है। राज्य में महाविकास अघाड़ी की कलह आखिरकार सतह पर आ गई है। खबर है कि उद्धव और राज ठाकरे की करीबी कांग्रेस को पच नहीं रही है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो आगामी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस की नाराजगी का एक बड़ा कारण राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजदीकी भी माना जा रहा है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि भाई जगताप मुंबई कांग्रेस के नेता हैं और वो सारी चीजें तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा शायद उनको ये नहीं पता है कि शिवसेना ने अकेले 25 साल बीएमसी पर राज किया है। शेर अकेला ही काफी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता फैसला आला कमान पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। कोरोना के जिस संकट काल में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने काम किया उस सबने देखा है। अब आप एक बात बताइए, हम हमेशा कहते रहे हैं कि आज 4 साल से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसको अगर और 6 महीना आप नहीं करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे 4 साल, 4.5 साल, लेकिन अब ये डरे हुए हैं। हमारी पार्टी जो है वो पक्ष के ज्येष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय नेता सोनिया गांधी और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के जो है उनके पास जाने के बाद जो निर्णय हमारे पक्ष श्रेष्ठता देंगे, जो निर्णय हमारी पार्टी लेगी, उस पार्टी जो निर्णय लेगी उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में जो है वो निर्णय लेके काम करेंगे। अगर पार्टी निर्णय लेती है अलायंस का तो हम अलायंस में जाएंगे। पार्टी सोचती है कि हमें जो है वो अकेले जाना है तो हम अकेले जाने का काम करेंगे। वहीं बीएमसी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी सियासत गरमाई हुई है। राज ठाकरे ने निर्वाचन आयोग को चुनौती दी कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। बीजेपी ने इस मामले में अघाड़ी पर निशाना साधा है और कहा है कि महाविकास अघाड़ी डर की वजह से तमाम बहाने बना रही है। इसके लिए जब इनको पता चल चुका है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को कि ये लूटने वाली महापालिका अब उनके हाथ से जा रहे हैं, इसके लिए फिर एक एक बहाने ढूंढ रहे हैं। अब नाच ना आने आंगन टेढ़ा। अरे यही मतदार यादी ये लोकसभा के समय पर भी थी। तब उद्धव ठाकरे को ये यादी में मतदाता सूची में कोई उसको शंका नहीं थी, क्योंकि 48 में से 21 जगह वो जीत पाए। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हर दल अपने अपने सियासी मुद्दों को हवा दे रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति राजभवन में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी, जहां उनका संबोधन होगा। इसके बाद वे वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट थॉमस कॉलेज पलाई के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में भी शामिल होंगी। और दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए हैं। एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया है। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगी। सभी के बाद में इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों गैंगस्टर्स को मृत घोषित कर दिया। ये चारों आरोपी बिहार में कई संगीन वारदातों में वांटेड थे। ये गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था।
रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर नाम के बदमाश बिहार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों में फरार चल रहे थे। अमन ठाकुर को छोड़कर 3 गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने इनका एनकाउंटर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। साथ ही व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वायुसेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के अभियानों की तेज गति और युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से बेहतर महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ युद्ध क्षमताओं और संयुक्त अभियानों को बढ़ाने, उभरते खतरों को रोकने और हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना के समुद्री कौशल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री रक्षा खरीद मैनुअल का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 3 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये सम्मेलन जैसलमेर में हो रहा है। बैठक में वरिष्ठ सैन्य कमांडर भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और सेना के तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। सम्मेलन में सेना प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर देश की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक युद्ध रणनीति और रक्षा प्रचालन में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री लोंगेवाला सीमा चौकी जाएंगे और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा सेना युद्ध संग्रहालय भी जाएंगे और शौर्य पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री सेना के साहस और शौर्य के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन करेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक लगाकर आदर सत्कार किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार रिश्तों की मिठास बढ़ाने का अवसर देता है। इस बार दिल्ली सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। इस बार न सिर्फ घाटों को सजाया जाएगा, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सुविधाओं के जरिए इसे एक यादगार पर्व भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद तैयारियों की समीक्षा की और यमुना पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। और आस्था का महापर्व छठ बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर्व की धूम रहती है। सूर्य को अर्घ्य, आस्था का सागर और तैयारी में जुटी है दिल्ली सरकार। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, सूर्य से जुड़ी एक गहरी आस्था की परंपरा है।
और दिल्ली सरकार छठ महापर्व को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम मंत्री इस काम में लग गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेमबाड़ी पुल से लेकर मुनक नहर तक आगामी छठ पर्व को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में छठ महापर्व के चलते स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं ज्यादा भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का जो जल है किस तरह से पहले से कहीं ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल हो गया है, और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ITO स्थित छठ घाट का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर श्रमदान भी किया। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया। छठ पूजा करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने का भी उन्होंने ऐलान किया। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी। सरकार की ये तैयारियां साफ दिखा रही हैं कि इस बार राजधानी में छठ पर्व पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा, जो नई उमंग, नए जोश के साथ मनाया जाएगा। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और त्योहारों की रौनक के बीच यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुगम और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे 7,800 और विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। साथ ही भीड़ की निगरानी के लिए विशेष तंत्र भी बनाया गया है। देश में त्योहारों की रौनक तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। इस भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अब त्योहारी सीजन में सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। विशेष ट्रेनों का संचालन रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिनसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। भीड़ को नियंत्रित करने और सभी को सुविधा देने के लिए अब रेलवे 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इस समय प्रतिदिन करीब 4.25 लाख लोग ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। त्योहारों में बढ़ती भीड़ की निगरानी के लिए रेलवे ने 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय किए हैं, जो रेल भवन, जोन और डिवीजनों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो भीड़, ट्रेन संचालन और सुरक्षा पर पल पल नजर रख रहे हैं। अतिरिक्त टिकट काउंटर और MUTS मशीनें लगाई गई हैं। स्टेशनों पर पीने के साफ पानी, वॉशरूम और समर्पित होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए RPF और रेलवे स्टाफ की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे पूरी तरह मुस्तैद है। नई दिल्ली स्टेशन पर रेल सेवक MUTS यानी कि मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग सर्विस मशीन के जरिए यात्रियों को तुरंत टिकट दिया जा रहा है। मोबाइल के माध्यम से इनके पास एक देखें आप, ये मशीन भी है जिसके माध्यम से एक तरह से ट्रांसपॉन्डर है और ये टिकट प्रिंटिंग मशीन है, ये मोबाइल से कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसके इन दोनों के प्रयोग से, मोबाइल और इस गैजेट के प्रयोग से
तुरंत अनरिजर्व टिकट बुक किया जाता है और यात्रियों को दिया जाता है। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट एड मेडिकल बूथ की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं और किसी भी यात्री की तबीयत खराब होने पर तुरंत प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है और हम लोग तो ये चाहते हैं कि सभी स्वस्थ आएं। जो लोग इमरजेंसी में चोट लग के आ रही है उनकी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं और जिनको उल्टी दस्त लग रही है हम उनको ORS का घोल और उनको दवाई दे रहे हैं और इमरजेंसी में तुरंत अटेंड किया जाता है। दूसरा, कोई बेहोश होता है या अनकॉन्शियस होता है तो उसको एम्बुलेंस के साथ तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है LNJP हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी हम भेज देते हैं। दिवाली और छठ के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 7,800 नई विशेष ट्रेनें, 80 से अधिक वॉर रूम, अतिरिक्त टिकट काउंटर और रियल टाइम निगरानी के साथ रेलवे ने ये सुनिश्चित किया है कि हर यात्री का सफर सुरक्षित, सहज और आरामदायक रहे। रेल मंत्री ने खुद मैदान संभाला है। मंगलवार को रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म, RPF कंट्रोल रूम, मेडिकल यूनिट और यात्री सुविधा केंद्र का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने यात्रियों से सीधे बातचीत की और उनसे तैयारियों पर फीडबैक भी लिया। रेल मंत्री का जमीनी निरीक्षण और तैयारियों का आकलन इस बात का सबूत है कि रेलवे सिर्फ ट्रेनों का संचालन ही नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में भी पूरी तरह गंभीर है। निशांत राय के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। इसी क्रम में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि असहज स्थिति में यात्रा न करें और अगली ट्रेन का इंतजार करें। बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीजें उसे देखना पड़ता है, पर मेरी तरफ से और DRM साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन्स की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। और महिला क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है। 3 टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला है और इस मैच की विजेता अंतिम 4 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में हार की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो चुकी है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मेजबान भारत ने 2 जीत के साथ प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 3 हार के बाद टीम जीत की लय से भटक चुकी है। टीम ने 3 मुकाबलों में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर टीम के पास प्लान B नजर नहीं आया और टीम को हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन से मिली नजदीकी हार से टीम को बड़ा झटका लगा है। अब टीम को अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। We were not able to finish it. We have had a very nice discussion about it with the team, and hopefully, going forward, we could finish the job and finish the games off. We always reiterate within the team that it's important to start well, but it's even important to finish better. प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही थी। टीम को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त मिली। वहीं 2 मैच बारिश में धुलने से टीम को भारी नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड ने कुल 57 वनडे खेले हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 34 मैच जीते तो वहीं 22 मैच भारत के नाम रहे। 1 मैच टाई रहा। वहीं विश्व कप के मुकाबलों में कीवी टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले गए, जिनमें से 10 मैच न्यूजीलैंड ने जीते, 2 मैच भारत के नाम रहे तो वहीं 1 मैच टाई रहा। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि भारत की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।